टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिल्क से है वो कर्ड बन रहा है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि जो बर्फ़ है वो लिक्विड बनती है, और जो भी लिक्विड है उसको अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो दोबारा वो आइस बन जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे आसपास की डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। अब जो ये चेंजेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं फिजिकल, एक होते हैं केमिकल। तो अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि केवल फिजिकल स्टेट ही बदलती है। केवल फिजिकल स्टेट ही बदलती है, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं अपन कि लिक्विड था वाटर को, अगर आपने इसको हीट किया तो वो क्या बन गया? वाटर वेपर। तो अभी भी ये वाटर ही है, इसकी केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुई है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, लेकिन अभी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ये H2O एग्जिबिट करता है बिल्कुल सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज के अंदर तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, जो अपन एग्जांपल देखते हैं कि भाई कार्बन जो है सिंपल कोयले मान लो, और जो ऑक्सीजन है वो O2 है। जब ये बर्न होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है गैसियस फॉर्म में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कार्बन की और CO2 की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। तो फिजिकल चेंज केवल फिजिकल स्टेट चेंज करनी है, लेकिन केमिकल चेंज में आपको दोनों ही चेंज कर देनी है। अगर हम बात करें कुछ और डिफरेंसेस के बारे में तो जो फिजिकल चेंज है दे आर रिवर्सिबल। मतलब अगर हम बात करें कि जो ये वाटर है गैसियस फॉर्म में, अगर इसको आप दोबारा दोबारा अगर हम इसको फ्रीजर में रखते हैं या मान लो उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो दोबारा लिक्विड बन जाता है। मतलब ये अपनी डायरेक्शन को दोबारा चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन द केस ऑफ केमिकल चेंज लाइक CO2 है, आप CO2 को दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल। फिर हम बात करें इट इज अनस्टेबल। इसे ऐसे मानो आप कि जो H2O बना, अगर ये स्टेबल होता तो ये अपनी फॉर्म को दोबारा चेंज नहीं करता, मतलब वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये अपनी फॉर्म बार बार चेंज कर सकता है। इसका बेसिक रीजन क्या है? ये अनस्टेबल है। और अगर हम बात करें केमिकल चेंज में तो ये जो होता है वो होता है स्टेबल, कि जो बन गया वो स्टेबल है और उसको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पर ये टेम्परेरी चेंज है। बिल्कुल, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस बन गया, टेम्परेचर कम कर दिया दोबारा लिक्विड बन गया, टेम्परेचर और कम कर दिया तो आपको क्या मिलता है देखने को? आइस। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज, ये होता है परमानेंट चेंज। मतलब एक बार अगर CO2 बन गया है, दोबारा उससे आप कार्बन और ऑक्सीजन बनाने में एबल नहीं हो। तो एक बार हम दोबारा बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज में केवल स्टेट बदलनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। बात करें हम केमिकल चेंज में तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? इरिवर्सिबल, एक बार जो बन गया है दोबारा रिवर्स बैक नहीं हो सकता। फिजिकल चेंज के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल है, और इसी अनस्टेबिलिटी के चक्कर में वो दोबारा अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा रिफॉर्म हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में जो बन गया वो स्टेबल है, इसी कारण वो दोबारा रिवर्स बैक डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा। फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो वो टेम्पररी चेंज है, और केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंट परमानेंट चेंज। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। अब एक नोट पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हो तो जो उसकी वैक्स होती है वो वैक्स क्या होती है? पहले वो पिघलती है। भाई वैक्स क्या है? सॉलिड फॉर्म में। जब उसको आपने बर्न किया, जब जलाया, तो वो क्या हुआ? उसको टेम्परेचर मिला और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि अगर मेल्टिंग होती है तो वो मेल्ट हुआ, लिक्विड बना, और वो जाएगा बेस में। देखते हो ना आप कि वो बेस में गया और दोबारा क्या बन गया? वो सॉलिड।
तो वो सॉलिड था, लिक्विड बना और दोबारा सॉलिड बन गया। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज। वाइल बर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो क्या होता है? केमिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने जो कैंडल को बर्न किया है, आपने जो उसकी बत्ती जो होती है अगर आप जलाते हो, उससे जो CO2 गैस मिलती है, अब उस CO2 गैस से आप दोबारा ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो पॉइंट मेरा ये है कि मेल्टिंग के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना है फिजिकल चेंज, और अगर बर्निंग के बारे में आता है तो वो होता है केमिकल चेंज। तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस। क्या है? केमिकल। कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज को ही अगर हम रिप्रेजेंट करें, मतलब इनिशियल फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्जन होना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी भी रिएक्ट सब्सटेंस का चेंज होना इज नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते हो कि जो लोहा होता है उसकी जंग लग जाती है, जो जंग लग गई है उस जंग लगे हुए आयरन से आप दोबारा ओरिजिनल आयरन ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब एक बार जो दूध से दही बन गया है उसको आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर सब्सटेंस का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, ट्रांसफर होना इज सिंपली केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिक अगर हम ये बोलूं कि भाई हमें कैसे मालूम चले कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है, तो कुछ बातें अपन देखते हैं कि अगर उसमें स्टेट में चेंज हुआ हो, उसमें कलर में चेंज हुआ है कि भाई इनिशियल अलग कलर था और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें अलग कलर है। जब हुई केमिकल रिएक्शन हुई तो साथ में गैस का इवोल्यूशन हुआ, पहले गैस नहीं थी अभी गैस है। चेंज इन टेम्परेचर, कि आपको वहाँ ऑब्जर्व हुआ कि वहाँ पर कुछ हीट बन रही है, या आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर कि उसके सराउंडिंग में कुछ ड्रॉपलेट्स, ठंड बढ़ गई है। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें आनी चाहिए, एनसीईआरटी में दी हुई है कि ऐसी बातें, या वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। इन चार को हम देखकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब देखो जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से। भाई अगर मैं लिखूं यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CO2, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसको सिंबल की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें ताकि हमें कन्वीनियंटली इसको स्टडी कर सकें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। हम सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर रहे हैं? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कार्बन पूरा नहीं लिखा, सिंपल क्या लिखा मैंने? कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 एरो मार्क। ये एरो मार्क इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है, प्लस CO2। तो हमने यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं लिखकर उनके सिंबल और फॉर्मूले को यूज किया और हमने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से आराम से स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पर्क्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन अगर हमने लिखी है तो हमें उससे क्या फायदा हुआ है। भाई उसको जब हमने लिखा है सिंपल फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, बट हमें क्या फायदा हुआ है तो इसके बारे में हम जानते हैं। पर्क मतलब पॉजिटिव बातें, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमें उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि फिजिकल स्टेट। हम जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो देखो जिंक के बाद में S लिखा हुआ है, HCl के बाद में AQ लिखा हुआ है। AQ मतलब क्या होता है? लिक्विड फॉर्म। और G क्या होता है? गैस। तो आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट मिलेगी, कंसंट्रेशन, कि वो कंसंट्रेटेड है या फिर क्या है? डाइल्यूट, तो आपको वो मेंशन होगा। हीट चेंज, देखो मैंने यहाँ पर हीट प्लस किया है तो हीट इवॉल्व हुई है, तो हम यहाँ पर आराम से केमिकल इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन टू इल्ड प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ऐसी क्या चीजें हम दें कि रिएक्शन प्रोसीड हो, रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो उसमें अपन ने एग्जाम्पल में हीट लिखा है एरो के ऊपर,
एरो के पर मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन देंगे तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी और डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज, जो एरो मार्क है वो ये बताता है कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। तो एक बार दोबारा पर्क ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखने से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिजिकल स्टेट, कंसंट्रेशन, हीट चेंज, कंडीशन टू इल्ड प्रोडक्ट, मतलब ऐसी क्या कंडीशन दे कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, और डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज। अब कुछ बातें अपन जानते हैं जो बहुत जरूरी है केमिकल इक्वेशन के लिए, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार। ये मैग्नीशियम, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मुझे आप ये बताओ एक बार कि जो भी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, देखना बहुत सिंपल पॉइंट है, जो भी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें केमिकल चेंज होगा वो तो क्या कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जो भी केमिकल चेंज का प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट। तो सिंपल हमने इसको डिफाइन किया है रिएक्टेंट को, दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज हुआ है उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नए सब्सटेंस बने हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उन्हें क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। तो बहुत बेसिक अपन ने बात की है कि जिसमें भी केमिकल चेंज हुआ है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जिसमें जो नए सब्सटेंस बने हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उन्हें क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल बातें हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि इक्वेशंस किस टाइप में होती है। तो पहले अपन नाम ही ले लेते हैं, एक होता है स्केलेटल और एक होता है बैलेंस्ड। क्या होता है स्केलेटल और एक क्या होता है बैलेंस्ड। ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर वो बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो इक्वल नहीं है। कैसे, आप देखो कि इस तरफ रिएक्टेंट में क्या है mg केवल एक है, यहाँ पर केवल mg एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है उसके दो एटम है, लेकिन यहाँ पर केवल एक एटम होता है। तो पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं होते उसे क्या बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। और ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर दोनों तरफ, दोनों मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ क्या हो, अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे अपन ने इसको अपन ने बैलेंस किया कि mg कितने हैं दो, इस तरफ भी कितने हैं दो, कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है दो, यहाँ पे कितने हो गए दो। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर सेम होती है उसे क्या बोलते हैं अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें देखो अपन ने एक्सप्लेन भी किया है कि रिएक्टेंट साइड में mg कितना है दो, प्रोडक्ट में कितना हो गया दो, और ऑक्सीजन भी अगर हम बात करें इन रिएक्टेंट साइड टू एंड इन द प्रोडक्ट साइड टू। तो कुल मिलाकर केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलेटल, एक होती है बैलेंस्ड। स्केलेटल का बेसिक मतलब होता है कि वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब कि नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर नहीं है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। लेकिन अगर हम बात करें बैलेंस में, इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ, दोनों मतलब रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी क्या होता है, यहाँ पर ये सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हूं मैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि देखो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि मास जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो मास है इज ऑलवेज कंजर्व, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं इस वाली रिएक्शन में, इन द केस ऑफ स्केलेटल में, तो mg ऑक्सीजन का मास यहाँ पर डबल है और यहाँ पर हाफ है। तो आप देखते हो कि यहाँ पर इनिशियल में मास क्या था ज्यादा और बाद में क्या हो गया कम। इसका मतलब यहाँ पर मास जो उसका वेट है वो कम हो गया या कहीं पर बढ़ जाता होगा। लेकिन ये होता है कि हमें पता है कि कभी भी मास न तो कभी टूटता है, ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व।
हमेशा सेम ही रहता है। तो इसी को फॉलो करवाने के लिए क्या करते हैं हम, बैलेंस, ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट साथ में सेम होने चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, तो ये बोलते हैं हम कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो मास है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी भी क्रिएट नहीं होता, बस वो चेंज होता है। तो अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो वहां मास में बहुत क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं है तो मास इक्वल कभी भी नहीं होता। तो सिंपल क्या बोलेंगे अपन कि टू ओबे दी टू ओबे दी टू ओबे दी कंजर्वेशन ऑफ मास, हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखने ही वाली बात यह है कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। हम 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे एक बार, ताकि ये हमारे लिए इजी हो, और बाकी जो प्रैक्टिस है वो तो हमें कंटिन्यू करनी है। चलो, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके बहुत तरीके भी होते हैं। तो पहले काम करते हैं हम कि यहाँ पर जो बड़े एटम हैं पहले उनको बैलेंस करते हैं। वैसे आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो पहले मैं शुरू कर रहा हूँ कहाँ से, ऑक्सीजन से। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 4। इस तरफ कितने हैं, 1। तो आप कभी भी यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर या यहाँ पर, कभी भी आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप कभी भी, अगर हम बात करें पीछे, कभी भी आप नंबर को लिखेंगे नहीं, आप नंबर हमेशा आगे ही लगाते हो। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, आपने यहाँ पर 4 लिख दिया। अरे बोलो हाँ के ना। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ भी कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। इस तरफ Fe कितने हैं, 3। इस तरफ कितने हैं, 1। तो आपने लिख दिया 3 Fe, 3 Fe। अब और कौन बच गया यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 8। तो आपने क्या कर दिया, 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम बात करें कि जो फाइनल रिजल्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, वो क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O जो हमें देगा, वो देगा Fe3O4 प्लस 4H2। एक बार देख लेते हैं हम कैसे है। 3 Fe, 3 Fe, 8H, यहाँ पर भी 8H, यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन, कितने, 4 ऑक्सीजन। तो ये सिंपल क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो और बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर, कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ कितने हैं, 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 से। यहाँ पर कितने क्लोराइड है, 2। यहाँ पर कितने हैं, 1। अगर मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो ये भी कितना हो गया, 2। तो फाइनल केमिकल जो बैलेंस इक्वेशन है मेरे पास, वो आती है H2Cl2, जो क्या देगा हमें, 2HCl। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप किसी भी आगे नंबर लिखते हो तो वो जो नंबर है वो दोनों ही एटम, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब जो लास्ट जो एग्जाम्पल की बात करें हम, वो क्या है यहाँ पर, BaCl2Al2SO4 होल थ्राइस, जो हमें दे रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। देखो ये क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग करनी है आपको बड़े ग्रुप से। तो देखो ये बड़ा ग्रुप है, SO4 होल थ्राइस, और ये SO4 केवल 1। तो यहाँ पर कितने हैं, 3। यहाँ कितने हैं, 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। यहाँ पर Al कितना है, 2। यहाँ कितना Al है, 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, 2 से। मल्टीप्लाई किया 2 से। अब देखो कितने बेरियम यहाँ पर, 1। यहाँ कितने हैं, 3। तो आपने मल्टीप्लाई किया इसको 3 से। अब काउंट करते हैं एक बार, 3 बेरियम, 3 बेरियम क्लोराइड है, प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, 3BaSO4, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो देखो कितने Bl है, Ba यहाँ पर 3, यहाँ भी 3। कितने क्लोराइड है, 6। कितने क्लोराइड है, 3 2 6। कितने एल्यूमिनियम है, 2। कितने एल्यूमिनियम है, 2। कितने SO4 है यहाँ पर, 3। यहाँ कितने हो गए, 3। तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर रहे जो हमने पढ़ा है,
बहुत सिंपल चीजें हैं, हम बहुत सारे चेंज देखते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। डिफरेंस बहुत सिंपल है, यहाँ पर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। ये रिवर्सिबल है, इसको आप डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है तभी हम इसको रिवर्स कर पाते हैं, ये स्टेबल होगा। ये टेम्पररी है, अगर उसको आप इनिशियल कंडीशन दोबारा प्रोवाइड कर दोगे तो दोबारा ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इसको आप दोबारा रिवर्स बैक नहीं कर सकते, परमानेंट चेंज है। फिर हमने एक नोट पॉइंट की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज को हम जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कैसे मालूम चले कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स अपन ने बात की, जैसे कि चेंज इन स्टेट, कि स्टेट बदल गया, कलर बदल गया, गैस निकल रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। पर्क मतलब पॉजिटिव थिंग्स अबाउट केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखने से हमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी नॉलेज मिली है। तो कुछ बातें हैं जैसे फिजिकल स्टेट है, कंसंट्रेशन है, हीट में चेंज, कौन सी ऐसी कंडीशंस जो हमें प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में हेल्प करेगी, और डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज, जो इस एग्जांपल से हमने क्लियरिफाई किया। फिर कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, अभी हमने बात की कि जिसमें चेंज हुआ है वो रिएक्टेंट, और जो केमिकल चेंज के रिजल्ट से बना है वो क्या होगा, प्रोडक्ट। फिर हमने बात की केमिकल इक्वेशन के बारे में। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते, और अगर वो इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को फॉलो करवाना है। मतलब कभी भी मास क्रिएट नहीं होता, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब पहले रिएक्शन के पहले भी उतना ही रहेगा और रिएक्शन के बाद उतना ही रहेगा। और वो कब पॉसिबल है, जब आप बैलेंस करोगे। और फिर हमने बात की 3 एग्जाम्पल के थ्रू, हमने समझा कि कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जाती है। तो आपको एनसीईआरटी में ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो ट्राई करने हैं। इसके अलावा आपको ये जो नोट्स हैं वो आपको एज इट इज आपको अपनी कॉपी में कॉपी करने हैं, बिल्कुल एज इट इज पढ़ना है। और कोई भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।